गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं ये जो पूरक पठन है, इसका हमें देखना है परिच्छेद क्रमांक 3 और 4। बहुत अच्छी कहानी, आपको अच्छी लगी क्या? नहीं लगी ना अच्छी? तो वो हम आज देखने वाले हैं परिच्छेद क्रमांक 3 और 4। तो आप अपनी किताब खोलिए और किताब में से हम वो करते हैं, ठीक है? तो किताब का पेज नंबर हम निकालेंगे 43। कौन सा निकालेंगे? 43। देखो, हाँ नीचे देखिए, नीचे के लाइन्स में मैं पढ़ती हूँ। सिरचन की कहानी है। अब तक क्या देखा हमने कि जो सिरचन है वो कारागिर है और लेखक के घर में काम करने आया है, लेकिन उसका स्वभाव, उस लेखक जो है वो उसे हमें बताते हैं कि उसका स्वभाव कैसे है, उसकी तल्लीनता काम के प्रति कैसे है और वो किस स्वभाव का है, उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, और बोलने में भी कितना तेज है। ये सारे गुण जो है लेखक हमें बता रहे, वैसे कि हमारे सामने वो सिरचन को खड़ा कर रहे अपनी लेखन कौशल्य से। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी थी। मानू के साथ मिठाई की पतली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू। तो मतलब भाभी दर के कोई रिश्तेदार होगी तो इसके लिए हक से उसके पति ने कहा है कि कोई मिठाई नहीं आई तो भी चलेगा, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक मतलब पर्दे, हाँ, कर्टन और चटई ये आना चाहिए। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात कर दिया था। मतलब वो हंसकर कहा कि बेरंग वापस, मतलब अगर नहीं गए तो उसको भेज देंगे, फिर मायका फिर से भेज देंगे। इसके लिए वो कहती कि वो उसे पहले से ही 1 हफ्ता पहले काम पे तैनात कर दिया था। देखो और सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाला देखते ही रह जाए। लेखक की माता जी है जो उनको सूचना दे रही है कि आप ऐसा काम करो कि देखने वाला जो है वो देखते ही रह जाएगा। मान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलिया और कमनियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के जिब्बे डालकर वो चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार नए फैशन की चीज़ बन रही है। मतलब उसका काम इतना अच्छा था, फिनिशिंग इतनी अच्छी थी कि थोड़ा सा काम शुरू कर दिया तो देखने वाला लगता था कि ये बहुत अच्छा कुछ बनने वाला है। मजली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसे जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। अभी मजली भाभी जो है जो मजाक में या फिर चिढ़ाने वाले टोन में उसे बोल दी, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें धोती देने से बहुत अच्छा काम हो रहा था तो मेरे भैया को खबर कर देती और हम भी तुम्हें धोती देते और तुमसे अच्छा काम करवा लेते। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई और उसको ये चिढ़ाने वाली बातें उसके कान में पड़ गई। मतलब उसको पता चल गया। बोला, मोहर छापरे धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानो दीदी काके की सबसे छोटी बेटी है। मानो की दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मतलब वो कह रहा है कि धोती से काम नहीं बनता है, ये रिश्ता होता है, अपनेपन का रिश्ता होता है। और मानो दीदी सबसे छोटी बेटी है और उसका दूल्हा जो है अफसर है, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। मजली भाभी का मुंह लटक गया, उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात कर रही बहू? मोहर छाप रही धोती नहीं, मुंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखने हैं ना। और जो इसके फिर अगर इसका मन खट्टू हो गया भाभी का तो उसको और उसका रही है उसकी चाची को कहती है, सिर्फ धोती ही नहीं मिलेगी, मुंगिया के लड्डू भी मिलेंगे ना, इसके लिए ये काम अच्छा हो रहा है। ये बात उसको अच्छी लगने वाली नहीं है और उसको ज़रा मन को जो है खटकने वाली है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पैसेज जो है वो ख़त्म हो गया। पहले हम आगे जाने से पहले हम तीसरे पैसेज के प्रश्न उत्तर हम देख लेते। आप भी अपनी वर्कबुक खोलिए और वो समझ के लीजिए। मैं आपको वर्कबुक का पेज नंबर 103 इसके ऊपर जाने के लिए कहती हूँ। तो परिच्छेद क्रमांक 3 जो है पठित गद्यांश दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मानो की विदाई के 1 सप्ताह पहले लेखक की माँ ने ये किया था। क्या किया था?
काम के बदले नई मोहर छापे वाली धोती की बात की थी और मन लगाकर काम करने की हिदायत दी थी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो उचित क्रम से लगाने, ये जो सारे सेंटेंस है ना मैंने हाईलाइट भी किए हैं, क्रमांक भी दिए हैं। आप खुद ढूंढेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने की प्रैक्टिस होगी। पहला जो सेंटेंस है वो है, रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर सिरचन चीख बनाने बैठा, मदली भाभी से रहा नहीं गया, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मदली भाभी मुंह लटक गया। तो ये हमारा परिचित क्रमांक 3 के प्रश्न उत्तर थे। उसके आगे क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। कारण लिखे, क्या है कारण? मदली भाभी का मुंह लटक गया, क्यों? क्योंकि सिरचन ने कह दिया था ना उसको कि मदली भाभी का प्रस्ताव सुनकर सिरचन ने कहा कि बहुरिया मोहर छाप वाली धोती के साथ कुर्ता भी आपने दिए, रेशमी कुर्ता दिया, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं बनेगी। क्यों बन रही है? कि मानो की दीदी का दूल्हा जो है अफसर है, इसके लिए बन रही है। और ये बात सुनकर मदली भाभी को गुस्सा आ गया, इसके लिए उसका मुंह जो है लटक गया था। वाक्य पूर्ण कीजिए। ये वाक्य भी अगर आप वहाँ पे ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएंगे। मानो के दूल्हे ने पहली ही बड़ी भाभी से लिखकर चेतावनी दे दी है। क्या चेतावनी दी थी? मिठाई आए ना आए, लेकिन चीक वाले फैशनेबल पर्दे और जो चटई है वो आनी चाहिए। मोहर छापली धोती ने मुंगिया की लड्डू बेटी के विदाई के समय ये मिलेंगे, रोज़ मिठाई जो खाने की मिलेगी, इसलिए वो कर रहा है। ये वहाँ पे थे। उसके बाद जो आगे वाले क्वेश्चन जो है वो है, मानो के दुल्हन ने मंगवाई थी 3 जोड़ी फैशनेबल चीक मतलब पर्दे अटपटर की शीतल पटिया मतलब चटैया। अभी यहाँ पे सोमत अभिव्यक्ति का क्वेश्चन है, मैं वो पढ़ती हूँ, आप भी देख सकते हैं। मन लगाकर काम करना एक गुण है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। किसी भी काम को मन लगाकर, मतलब कोई भी काम करना है तो हमें मन लगाना चाहिए। अगर मन लगता नहीं है तो वो काम अच्छे से नहीं होता है। किसी भी काम को मन लगाकर अर्थात तन्मयता से करना एक गुण है, उसका फल भी हमें मिलता है। मन लगाकर किए गए काम के परिणाम हमेशा उत्तम होते हैं। जिस काम में करने में मन लगता है वो कभी बोझ नहीं बनता है। जो काम मन मारकर करना पड़े वो बोझ बन जाता है। जैसे कि आपको स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है, फिर आप सिंपल सी वीडियो भी देखते हैं ना क्या, तो लेकिन आपको इंटरेस्ट इसमें लाना चाहिए। अब एक खेल समझ के या कहानी पढ़कर ऐसे इस तरह से करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक किनारे खड़े होकर नाव की तलाश करते हैं, मतलब उचित काम और अवसर तलाश करते रहते हैं। अभी क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अपने आप तो किसी को नहीं मिलता है, हमें इसके लिए कोशिश करनी होती है, तो और वो कभी अवसर आता ही नहीं है। घर बैठे को कोई हमें काम को बुलाने वाला नहीं है, वो ज़िंदगी भर इंतज़ार करते रहते हैं। कुछ लोग नौकरी और लगन से काम करते हैं और उन्नति पाकर आगे बढ़ जाते हैं। तो ईर्ष्या के वश अगर कोई ऐसा दूसरे उसके आसपास का मित्र है, अगर वो लगन से काम करता है और उसको अच्छी नौकरी मिलती थी, तो ये घर बैठने वाले बोलते हैं कि वो अधिकारी का चमचा बन के उसने वो काम कर दिया है। लेकिन ये बात नहीं होती है। तो मन लगाकर हमेशा इंसान को आगे लगाकर काम करके आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें ये परिच्छेद क्रमांक 3 जो है वो हमने देखा। तो अभी परिच्छेद क्रमांक 4 वो देख लेते हैं। परिच्छेद क्रमांक 4, ठीक है प्यारे बच्चों। तो परिच्छेद क्रमांक 4 जो है, हाँ, परिच्छेद क्रमांक 4 जो है वो अपने किताब खोलिए, वो हम समझा के लेते हैं। पेज नंबर 44 पे है। ओके, क्या हुआ था यहाँ पे, मजली भाभी का मुंह लटक गया था और फिर उसने मेरी चाची ने मतलब उसकी चचेरी सास ने उसके कान भरे के दिए। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 दिन के 7 रंग के 7 भैया तारे। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चिक की सुतली के फंदे डालकर उसमें पास पड़े सूद पर निगाह डाली और चिवड़ा और गुड़ का सूखा ढेला। अभी उसको खाने को तो उसको समय समय में देना था, तो किसने क्या दिया था? चिवड़ा मतलब चिवड़ा होता है ना वो, और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास से 2 रेखाएं उभर आई, मतलब क्या, उसको गुस्सा आया। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़, मतलब खाने के लिए जो कलेवा नाश्ता वगैरह जो कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़।
माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थे। बोली, अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मतलब जो बूंदिया होती है, हम खा चुके हैं, क्यों नहीं दिया? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। और सिरचन को ज़रा सा गुस्सा आया था कि मुझे सिर्फ गुड़ दिया और कुछ नहीं दिया। तो उसने कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए। सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था, उसके मुंह में चूड़ा वो खा रहा था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पड़ा रहा था, अछूता मतलब उसे छुआ नहीं था। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी के भौने तन गई, मतलब उसको गुस्सा आ गया, बहुत सर सटक गया और मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंका। मतलब ऐसे फेंकाना अच्छी बात नहीं थी। किसी को खाना देना है तो उसको इज्जत से देनी चाहिए, आदर रिस्पेक्ट से देनी चाहिए। और उससे फेंक दिया मतलब क्या, ज़बरदस्ती उससे किया, और वो बात उसको बहुत बुरी लगी। तो माँ की बोली सुनते उसके बाद सिरचन ने पानी पीकर कहा, बहू रानी, मजली बहू रानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बांटती है क्या आप? मतलब ऐसे फेंक के देती है ऐसे? बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास आकर कहा, लगाने सिर पर चढ़ाने की ही करेगी मुँह। चाची ने माँ के पास आकर कहा, मुँह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। मतलब तुम उसको पास बुला रही, अच्छा खाना दे रही हो, उसको सिर वो अगर अपने पास वाला तो समझती है, तो इसके लिए वो सिर पर बैठ रहा है। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो? मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। और ये जो है, तो चाची ने माँ के पास जाकर कहा कि अगर तुम मुँह लगाएगी तो वो सिर पर चटेगा। तो किसी बेटी के नैहर मतलब क्या, मायका की बात नहीं करनी चाहिए। तो ये करने की वाली बात नहीं। मजली भाभी ने मजली भाभी जो थी, माँ की दुलारी बहू थी, अच्छी वाली बहू थी, लाड़ प्यार वाली बहू थी। माँ तमक कर मतलब क्या, गुस्से में आए। माँ तमक कर बाहर आई गुस्से में, सिरचन तुम काम करने आए हो तो अपना काम करो, बहुए से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है? बदकुट्टी मतलब जबान लड़ाने की। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, किसी भी चीज़ की अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ उसको जो खाना दे रहे थे वो रिस्पेक्ट से मिले, इस तरह से वो चाह रहा था। लेकिन बात में बात बढ़ गई। उसने कोई जवाब देनी है, बांस में टंगे हुए अधूरे चिक के फंदे डालने लगा और मानो पान सजाकर बाहर बैठकर भेज रही थी। चुपके से पान का बड़ा बीड़ा सिरचन ने देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। अभी मानो को पता चल गया कि सिरचन को बहुत गुस्सा आया है। वो गुस्से में काम कर रहा था और उसके देखकर वो उसने पास वो बीड़ा बना के आए, पान का बीड़ा जो होता है ना, पान की टपरी पे मिलता है, वैसे उसको देती हुई कहा कि कामकाज का घर है, बड़ा सा घर है और 5 तरह के लोग और 5 तरह की बातें भी उसको वो समझाने के जैसे उससे कह रही थी। लेकिन ये बात जो है सिरचन के मन में नहीं उतरी। बाद में बात जो है फिसक जाती। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ तक ही देखना है। इसके लिए परिच्छेद क्रमांक 4 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो हम परिच्छेद क्रमांक 4 के प्रश्न उत्तर भी हम देख लेते हैं। परिच्छेद क्रमांक 4 के प्रश्न उत्तर देखिए, यहाँ पे है, क्या है? पहला क्वेश्चन, कृति नंबर 1, ये वाक्य किसने किससे कहा? आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? लेखक ने माँ से कहा। अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी? लेखक की माँ ने मजली भाभी से कहा, बहू से कहा। बूंदिया में नहीं खाता काकी, सिरचन ने लेखक की माँ से कहा। किसी के नैहर ससुराल की बात क्या करेगा वो? चाची ने लेखक के माँ से कहा है। आकृति पूर्ण कीजिए। सिरचन को काम में मगन होकर खाने पीने की ये नहीं रहती, क्या रहती नहीं, सूद नहीं रहती थी। चिक में सुतली के फंदे डालकर सिरचन ने इस पर निगाह डाली। सूप मतलब ऐसे होते कि जैसे कि हम प्लेट होती है ना, उस तरह से सूप में पहले दिया जाते थे, इसके लिए सूप पर। मानो ये सजाकर बाहर बैठकर खाने में मेज रही थी पान। अरे मजली, सिरचन को यह क्यों नहीं देती है? बूंदिया नहीं देती। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन जो है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए क्या है? माँ ने तमक कर सिरचन से क्या कहा कि तुम काम करने आए तो अपना काम करो, या बहू से बदकुट्टी करने की ज़रूरत क्या है, ये उसने कहा। उसके बाद कि देखिए क्वेश्चन क्या है, देखो, बहू के मायके की आलोचना करना उचित नहीं है, इस विषय पर अपने विचार
25 से 30 शब्दों में लिखिए। मतलब अगर हमारे घरों में कोई बहू बेटियाँ है तो अक्सर बहू तो अपने घर आ जाती है, वो अपने घर को अपना घर मान भी लेती है और अपने घर के सारे काम वो करने लगती है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में उसकी घर वालों की जो हमेशा रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, उनके ताने कसे जाते हैं। तो ये बात किस हद तक अच्छी है, तो यही बात हमें लिखनी है। बेटिया के 2 घर होते हैं, एक मायका होता है और दूसरा घर ससुराल होता है, लेकिन उनका असली घर तो ससुराल ही माना जाता है। लेकिन वहाँ भी अक्सर बहू को बेगाना समझा जाता है, क्योंकि वो दूसरे घर से आई हुई है। ससुराल में बहू को कोई एक हक नहीं होता, क्योंकि अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकती। हर छोटी बड़ी बात के लिए उसे ससुराल वालों की आज्ञा की आवश्यकता होती है। बहू सबकी इच्छाओं का ख्याल रखती है, सबका सम्मान करती है, पर बहू का सम्मान अक्सर नहीं किया जाता है। स्थिति तब और भयंकर हो जाती है, तब ससुराल वाले समय असमय बहू को मायके की आलोचना करने लगते हैं। मतलब मायके वाले को ताने कसने लगते हैं। मायके वाले ने क्या भेजा, बहू क्या लाई है आदि प्रश्न घर वाले नहीं कि कभी कभी अड़ोस पड़ोस वाले भी जुबान पर ही जाने लगते हैं। लड़के वाले प्राय समझते हैं कि उनका दर्जा लड़की वालों से हमेशा ऊंचा है। बात बार पर बहू को मायके वाले की उपेक्षा की जाती है, उनमें मीन मेक निकाली जाती है। परिणाम स्वरूप बहू के मन में ससुराल के प्रति विद्वेष की भावना आ जाती है। हमें बहू के मायके वालों को सम्मान करना होगा, तभी बहू की ससुराल वालों की सम्मान देगी। अगर उनके मायके वालों की तुम सम्मान नहीं करेगी तो तुम्हें सम्मान कैसे मिलेगा। हमेशा उनसे कुछ लेने की अपेक्षा करना उचित नहीं है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे ये जो है दो परिच्छेद मैंने सिखाया है। नेक्स्ट इसमें अभी और 2 परिच्छेद बाकी है जो अगले सेशन में कंप्लीट हो गया, और ये बहुत बड़ा लेसन है, इसके लिए इसको ज़रा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।